जब आप एनएसयूआई से जुड़े थे, उस समय हम देखते थे कि बहुत सारे छात्रों से संबंधित आंदोलनों को एनएसयूआई लीड करती थी। जब पीछे पलट के देखते हैं ज़िंदगी के पन्नों को तो देखते हैं कि संघर्ष तो तब से ही शुरू हो गया था। तो आंदोलन से यहाँ पहुँचे हैं और आंदोलन से ही अपनी पहचान बनाई। एक बड़ा आंदोलन यहाँ हम लोगों ने किया और उस आंदोलन में एक बड़ा लाठीचार्ज हुआ। अच्छा, मैं उस समय एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था। जो पुलिस के लोग थे वो हमको नहीं मार रहे थे, वो हमारे साथियों को मार रहे थे। तो जब मैं उनको बचाने गया तो मेरे सर में चोट आई। आज भी मेरे सर में वो निशान है। 15-15 दिन हम लोग जेल में भी रहे। ये जो सब एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ ये हमको बहुत मजबूत बनाया। जब आपको 2018 में विधानसभा चुनाव का टिकट मिला था, तब क्या पूरी उम्मीद थी विकास उपाध्याय को कि इस बार तो जीत हमारी होगी? हम सपने में भी सोच नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जिस सीट में मैं चुनाव लड़ने गया वो रायपुर के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे कठिन सीट थी और 35 साल से उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। पार्टी ने अवसर दिया और जिम्मेदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ हमने ईमानदारी के साथ उस काम को किया। विधायक तो आप बन चुके थे, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। एक वो दौर भी देखा आपने अपने कार्यकाल के दौरान कि कितनी कठिन परिस्थितियां थी कि जब अप्रवासी भारतीयों का पलायन चल रहा था, टाटीबंद में आप खड़े होते थे, वहाँ उन्हें राहत सामग्री आप देते थे। किसी के पास चप्पल नहीं था, किसी के पास खाने की वस्तु नहीं, कोई अपने शहर जाना चाहता था, जा नहीं पा रहा था। हमने लोगों को बिना खाए, भूखे पेट नहीं भेजा, बिना कपड़े के नहीं भेजा। छत्तीसगढ़ की धरती पर किसी भी व्यक्ति को पैदल चलने नहीं दिया। फिर जब 2023 का चुनाव आया तो फिर नतीजे क्यों उलट गए? हार जीत छोड़ दीजिए, मैं विधानसभा चुनाव भी हारा और लोकसभा का चुनाव भी हारा हूँ। लोकतंत्र में हम कभी चुनाव जीते भी हैं, कभी हारे भी। मैदान में हार जीत की बात है, तो मैं हारा वो जीता, जो जीता वो सिकंदर है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे मिलते हैं, चर्चा होती है। हम तो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। आगे क्या, आने वाले समय में क्या देखते हैं? क्या फिर से चुनौती देंगे? लोकतंत्र में तो चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाना है, जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट पहुंचे हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। लगातार स्टूडेंट यूनियन में इन्होंने लीडरशिप के साथ नेतृत्व किया। उसके बाद संघर्ष जमीन पर हमने इनका देखा। विपक्ष में रहे तब बहुत सारे आंदोलन किए और जब सत्ता पक्ष में आए तो विधायक बनकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। और आज भी हम कह सकते हैं सतत एक जो प्रक्रिया है इनके राजनीतिक जीवन की वो जारी है। जनता से जुड़ाव है। आने वाले समय में बहुत सारे कामों को लेकर रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रायपुर विधानसभा पश्चिम से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। असम जैसे बड़े राज्य के प्रभारी भी हैं, लगातार वहां पर कैंपेनिंग के लिए भी पार्टी की तरफ से जाते हैं और काफी व्यस्तताओं से भरी आपकी दिनचर्या भी होती है। विकास उपाध्याय जी, जैसे कि हमने तो जमीन से ही आपके संघर्ष को देखा है, लेकिन और अगर हम पहले लिए चलें, जब आपने सोचा कि चलिए मुझे कांग्रेस पार्टी से जुड़ना है, एक राजनीतिक जीवन की शुरुआत करनी है, लेकिन उससे भी पहले जब आप छात्र थे, 11वीं-12वीं कक्षा में आप पढ़ते थे, तब किस तरह से रुझान आपका हुआ राजनीति में? देखिए, मैं तो कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई पॉलिटिकल नहीं है। जी। मेरे पेरेंट्स भी पॉलिटिक्स कभी नहीं जानते। तो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज एनएसयूआई एक कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट विंग है। तो उसमें काम करने का अवसर मिला और उसको समझने का अवसर मिला। और मैं समझता हूँ कि उस समय जब एक स्टूडेंट 11th-12th पढ़ता है, उसमें बहुत सारी समस्या स्कूल फीस को लेके, परीक्षाओं को लेके, टाइम टेबल को लेके, एडमिशन को लेके बहुत सारी तकलीफ़ें आती थी। हमको उन तकलीफ़ों में काम करने का अवसर मिल गया और समाधान भी हुआ। किसी चीज़ की डिमांड, किसी चीज़ की जायज़ चीज़ों की लड़ाई हम लड़े तो उसमें सफल भी हुए। तो धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी ने मौका देने का काम किया। मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष भी था, एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष भी बना। ऑल इंडिया एनएसयूआई में भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो एनएसयूआई हमारा संगठन है, उसमें भी राष्ट्रीय लेवल पर काम किया। बहुत सारे प्रदेशों के प्रभारी के रूप में मौका मिला। मैं उसके बाद यूथ कांग्रेस में भी ऑल इंडिया के स्तर पर काम किया, सचिव रहा और महासचिव रहा। बहुत प्रदेशों में काम करने का अवसर मिला। इस पार्टी ने संगठन में काम करने का बहुत अवसर दिया और मैं समझता हूँ पूरे देश में घूम कर पार्टी के अनुभव कैसे काम करते हैं उसका अनुभव भी मिला। अलग-अलग तरीके से जो ग्रास रूट का वर्कर है वो किस प्रकार से उसको काम करना चाहिए वो भी सीखने को मिला। मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का रायपुर का अध्यक्ष भी रहा। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव और स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में असम का काम देख रहा हूँ। और
विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका भी मिला और सरकार में भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी ने मुझको बनाया। मैं समझता हूँ मेरा जो प्रोफाइल है कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ हमको दे दिया और कांग्रेस की विचारधारा सबको जोड़ने की, सबकी मदद करने की, सबके साथ खड़े रहने की विचारधारा थी और उस विचारधारा को देख के मैं इस कांग्रेस पार्टी में जुड़ा और मैं समझता हूँ कि आज मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ अपने आप में कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ अवसर मिला काम करने का और पार्टी विश्वास करके अलग अलग जिम्मेदारी देती है और उसको हम बाकायदा ईमानदारी से निर्वाह करते हैं। आपने जैसे कि बताया कि राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी परिवार की। 90 के दशक में जब आप छात्र थे, तब जब आपका रुझान जा रहा था, इंटरेस्ट जा रहा था पॉलिटिक्स की तरफ से, तब क्या पूरा सपोर्ट था पेरेंट्स का, घर वालों का, परिवार वालों का, या फिर किसी ने सलाह भी दी कि कुछ और भी क्षेत्र देख लेना चाहिए? कोई भी परिवार के माता-पिता या बड़े भाई-बहन या परिवार का कोई भी सदस्य अपने बच्चों को उसका भविष्य उज्ज्वल हो, पढ़ लिख कर वो कोई सर्विस में जाए, कोई जॉब करे, व्यापार करे, हर परिवार की यही मंशा होती है, यही सोच होती है। कभी ऐसा नहीं था कि मुझको राजनीति में पूरी भागीदारी के साथ रहना है और इसमें फुल टाइम मेरे को पार्टिसिपेट करना है। लेकिन मैंने आपको कहा कांग्रेस पार्टी ने हर समय अवसर दिया और अवसर दिया तो हम काम करने लगे। तो मैं समझता हूँ उसके बाद परिवार के लोगों ने कभी मना नहीं किया और एक समय आया कि उन लोगों ने सपोर्ट ही किया है। अगर आज परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो माता-पिता, भाई, ये सब लोग हैं जिन लोगों ने सपोर्ट किया। अब उसके बाद शादी होने के बाद परिवार में वाइफ भी है, उन लोगों ने भी पूरे परिवार के सब लोगों ने भरपूर मदद की और सहयोग किया। हमेशा मॉरल बूस्ट करते हैं। इसीलिए आज जनसेवा का काम है। राजनीति कोई लोगों को लगता है बहुत सरल है, लेकिन कठिन काम है। लोगों का विश्वास जीतना, लोगों के लिए उनके काम के लिए खरा उतरना, उनके साथ खड़े रहना, ये कोई कठिन काम नहीं है। आप संबंध बनाते हैं, आप कोई क्षेत्र से विधानसभा चुनाव या पार्षद चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे लोग उम्मीद के साथ आपको मत करते हैं, आपको वोट देते हैं और उनकी उम्मीदों में आपको खरा उतरना, ये सबसे बड़ा पैरामीटर्स आज की तारीख में है। और मैं समझता हूँ हमने एक कठिन प्लेटफॉर्म को चुना है, लेकिन मैं समझता हूँ लोगों की सेवा करके, लोगों की मदद करके, लोगों के साथ खड़े रह के हमको संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल, और हम कह सकते हैं यही संतुष्टि आपको आगे ले जाती है और प्रेरित करती है और बेहतर काम करने के लिए। जब आप एनएसयूआई से जुड़े थे, उस समय हम देखते थे कि बहुत सारे छात्रों से संबंधित आंदोलनों को एनएसयूआई लीड करती थी। कोई एक ऐसा वाकया जो आपको आज भी याद आता हो छात्र राजनीति के दौरान का? देखिए, बहुत हम तो आंदोलन से यहाँ पहुँचे हैं और आंदोलन से ही अपनी पहचान बनाई। इसी विश्वविद्यालय में, रविशंकर विश्वविद्यालय आपसे लगा हुआ है, एक बड़ा आंदोलन यहाँ हम लोगों ने किया और उस आंदोलन में एक बड़ा लाठीचार्ज हुआ। आज भी मेरे सर में वो निशान है। अच्छा, मैं उस समय एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था, तो हमको लोग नहीं, जो पुलिस के लोग थे वो हमको नहीं मार रहे थे, वो हमारे साथियों को मार रहे थे। तो जब मैं उनको बचाने गया, तो मेरे सर में चोट आई। हम जेल भी गए, 15-15 दिन हम लोग जेल में भी रहे। तो ये सब जो समय, ये जो सब एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ ये हमको बहुत मजबूत बनाया और यही सब कड़ी जीवन भर याद रखने वाली है। मैं समझता हूँ कि वो पल, वो समय को हम आज भी याद करते हैं, तो काम करने की ऊर्जा बढ़ जाती है। हुँ। जब पीछे पलट के देखते हैं ज़िंदगी के पन्नों को, तो देखते हैं कि संघर्ष तो तब से ही शुरू हो गया था। कहीं न कहीं एक फ़ैसला विकास उपाध्याय जी ने कर लिया था कि मुझे इसी राह पर रहना है, ज़मीन में जुड़कर लोगों के लिए आंदोलन करना है, उनके हित की बात करनी है। जब फिर इससे आप आगे बढ़े, तब संगठन ने और किस तरह की आपको ज़िम्मेदारी दी? देखिए, मैंने आपको कहा, मैं एनएसयूआई की छात्र संगठन से जुड़ के यूथ कांग्रेस में काम किया। फिर मैं पेरेंट्स कांग्रेस में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, हाँ, जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर का अध्यक्ष भी था। पार्टी ने अवसर दिया और जिम्मेदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ हमने ईमानदारी के साथ उस काम को किया और उसका फल भी मिला। मैं
विधायक बना, विधानसभा का चुनाव लड़ा, हम सपने में भी सोच नहीं सकते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार, जो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं है, कहाँ से विधानसभा का टिकट मिलेगा? कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं वो सौभाग्यशाली हूँ, मेरे जैसे कई लोग हैं काम करने वाले, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, उनको अवसर नहीं मिला, मुझको अवसर मिला है। मैं 3 बार विधानसभा का टिकट में चुनाव लड़ा हूँ, लोकसभा का भी रायपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा हूँ। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को, कांग्रेस पार्टी को, और मैं सौभाग्यशाली हूँ। हार जीत छोड़ दीजिए, मैं विधानसभा चुनाव भी हारा और लोकसभा का चुनाव भी हारा हूँ। हार जीत लोकतंत्र में, हम कभी चुनाव जीते भी हैं, कभी हारे भी। लोकतंत्र में जनता के बीच में एक रिकॉग्नाइजेशन देना, एक पहचान देना, अगर वो किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब आपको 2018 में विधानसभा चुनाव का टिकट मिला था, तब क्या पूरी उम्मीद थी विकास उपाध्याय को कि इस बार तो जीत हमारी ही होगी? देखिए, 2018 के पहले जो विधानसभा चुनाव में लड़ा था, उस विधानसभा चुनाव में मात्र 6000 वोट से मैं चुनाव में परास्त हुआ था। 6000 वोट जो मेरे सामने बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनसे मात्र 6200 वोट मुझको कम मिला था। अगर वो, और समय कम मिला था, जिस सीट में मैं चुनाव लड़ने गया वो रायपुर के लिए सबसे, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे कठिन सीट थी और बीजेपी की एकदम हॉट सीट मानी जाती और थी। 35 साल से उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। 20 साल तरुण चटर्जी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, 20 साल वो मंत्री थे और रायपुर नगर निगम के महापौर थे, 20 साल विधायक 4 बार रहे, 15 साल राजेश मूणत जी यहाँ विधायक और लगातार मंत्री रहे। इस सीट पर चुनाव लड़ना बहुत कठिन था, लेकिन हमने अपने हौसले को मजबूत रखा और मैदान में डट कर लड़ाई लड़ी। समय कम मिला, उस समय में जितने लोगों के पास मैं जा सका मैं गया और मैं 6200 कम वोट पाकर चुनाव हार गया। जिस दिन काउंटिंग हुई थी उस दिन प्रेस मीडिया ने मुझसे सवाल किया कि आप 6200 वोट से आप हार गए, तो मैंने कहा भाई हमारी गलती है, कहीं ना कहीं मेरी कोई कमजोरी होगी, कहीं मैं नहीं जा पाया हूँगा, किसी का विश्वास, हाँ किसी का विश्वास नहीं जीत पाया हूँगा, इस वजह से मैं चुनाव हार गया। हमारे सामने वाले ने जो किया, किस स्टेज पर चुनाव लड़ा, वो सब सेकेंडरी, लेकिन मैं तो चुनाव में उनके सामने था, चुनाव लड़ने मैदान में उतरा था। तो मैदान में हार जीत की बात है, तो मैं हारा, वो जीता जी, जो जीता वो सिकंदर है भाई, वो चुनाव जीत बिल्कुल, जो जीता वही सिकंदर। सच्चाई को मैंने आपको कहा, सच्चाई को हमने कबूल किया। 60,000 लोगों ने मुझको वोट दिया था। मैं इस विधानसभा में 2,40,000 वोट थे उस समय। मैं ये नहीं जानता था कौन सा 60,000 व्यक्ति मुझको वोट दिया है। मैंने उसी दिन ठान लिया कि वो 60,000 लोगों को ढूंढ कर धन्यवाद देना है। तो 60,000 मतलब पूरा विधानसभा मैंने घूमा, मुझको तो ये नहीं मालूम था कौन व्यक्ति ने वोट दिया है। मैं सबके पास गया, पूरे विधानसभा में घूमा, जनहित के मुद्दे जो इस विधानसभा में जो समस्या थी उसकी लड़ाई को हमने लड़ा। रात और दिन 44 डिग्री गर्मी हो, बरसता पानी हो, आंधी तूफान हो, हम यहाँ से हिले नहीं। लोग कहते थे कि ये विधानसभा में चुनाव मत लड़ो तुम। मेरे परिवार के लोग भी कहते थे और मेरे साथ के लोग भी कहते थे, हमारे साथी भी कहते थे दूसरा विधानसभा देख लो। मैंने लड़ना यही है। उस समय संकल्प लिया था कि मैं चुनाव यहाँ से जीतना है और 2018 का चुनाव टिकट मिला। 2018 के चुनाव में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विधानसभा की जनता का, जिन्होंने मुझको भरपूर विश्वास करके वोट दिया और हम चुनाव जीते। मैं 15,000 तकरीबन से चुनाव ये विधानसभा का जीता, 13,000 समथिंग वोट से मैं चुनाव जीता। उसके बाद से लगातार विधायक बनने के बाद 5 साल में एक दिन भी अपने घर में नहीं बैठे। ये 5 साल में 2 साल का एक ऐसा भयंकर समय, एक ऐसा भयावह समय हम लोगों ने देखा, पूरी देश और दुनिया ने देखा, कोरोना का। उस समय भी कभी इस बात से डर नहीं लगा कि यार कोरोना हो जाएगा तो अपनी जान चली जाएगी, परिवार में किसी को कोरोना हो जाएगा, अगर मेरे को कोरोना हुआ परिवार में किसी को कोरोना हो जाएगा, इसकी फिक्र नहीं। मुझे आज भी याद है कि जब अप्रवासी भारतीयों का पलायन चल रहा था, टाटीबंध में आप खड़े होते थे, वहां उन्हें राहत सामग्री आप देते थे, तो एक वो दौर भी देखा आपने अपने कार्यकाल के दौरान कि कितनी कठिन परिस्थितियां थी। विधायक तो आप बन चुके थे, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे, लेकिन उस दौर के बाद और क्या बदलाव आपने देखा? देखिए, 14 लाख मजदूरों को कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार और हम
तो मेरा विधानसभा क्षेत्र है रिंग रोड, हमने लोगों को बिना खाए भूखे पेट नहीं भेजा, उनको बिना कपड़े के नहीं भेजा। किसी के पास चप्पल नहीं था, किसी के पास खाने की वस्तु नहीं थी, कोई अपने शहर जाना चाहता था, जा नहीं पा रहा था। हमने छत्तीसगढ़ की धरती पर किसी भी व्यक्ति को पैदल चलने नहीं दिया। उनको उनके गंतव्य तक, उनके प्रदेश तक, उनके प्रदेश के बॉर्डर तक कांग्रेस पार्टी ने उनको भेजने का काम किया। और देखिए, अवसर आता है काम करने का। आप वो 2 साल काम करने का हमारा सौभाग्य समझ लीजिए या दुर्भाग्य समझ लीजिए। दुर्भाग्य इसलिए कि उन 2 सालों में बहुत जवान लोगों को अपने बीच से जाते देखा है, बहुत लोगों की नज़दीक से मौत देखी है, जो कभी होने वाला नहीं था। वैसा समय भी हमने देखा है। ऑक्सीजन की कमी, लोग अस्पताल में बेड्स की कमी, वैसा समय, ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों को ऐसा समय देखना पड़ा। इसको दुर्भाग्य, लोगों की जानें चले गई तो दुर्भाग्य कहेंगे इसको। एक इंजेक्शन की कितनी ब्लैक मार्केटिंग होती थी, रेमडेसिविर, जो कि जीवन रक्षक माना जाता था, लेकिन आपने उस क्षेत्र में भी बहुत लोगों को उपलब्धता कराई उसकी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, उसको दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों से जोड़ता हूँ। सौभाग्य इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का विधायक होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उस कठिन परिस्थितियों में उन लोगों के लिए काम करने का अवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य है। रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके एक्टेमरा इंजेक्शन से लेके तमाम वो दवाइयाँ थी जो मिल नहीं रही थी। यहाँ से नहीं, आंध्र प्रदेश से, ओडिशा से, मध्य प्रदेश से लोगों को ला के मदद करने का प्रयास हम लोगों ने किया, पूरी कोशिश की। कहीं कोई और अच्छा, इसके पीछे कोई राजनीतिक लाभ नहीं सोचा। तो उस समय तो 2 साल हुआ था, सरकार बने 1 साल हुआ था, लेकिन लोगों की जान बच जाए, लोगों का परिवार बच जाए, वो सोच थी और उसको लेकर हम लोगों ने काम किया। विधायक रहने के बाद भी हर गली मोहल्ले में, मैं समझता हूँ इस विधानसभा के 95% लोग मुझको जानते होंगे। बच्चों से लेकर बड़ों की बात कर रहा हूँ। 95% वोटर नहीं होता पूरा, 95% वोटर मैं पूरे विधानसभा के 95% जनता की बात कर रहा हूँ, जिसमें बच्चे भी हैं। वोटर तो जानेगा इसलिए क्योंकि वोट देने जाता है, लेकिन छोटे बच्चे भी मुझको जानते हैं। हम उनके बीच में भी जाकर हमने काम किया। तो और मैं सेटिस्फाई भी हूँ। चुनाव हम हार गए, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ कि हमने भरपेट मन से लोगों की मदद किया है। 5 साल के कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप। क्या मानते हैं फिर जब 2023 का चुनाव आया, तो फिर नतीजे क्यों उलट गए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, लोकतंत्र में जनता सबसे ताकतवर है। जनता ही ऊपर बिठाती है और जनता ही नीचे गिराती है। कोई कमियां हमारे में होगी। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, जीतने के लिए दिया था। कोई कमियां होगी, हो सकती है, हर आदमी में होती है। और हम, हो सकता है, विश्वास नहीं जीत पाए लोगों का, ये भी एक समस्या होगी। हमने भरपूर काम किया। जो चुनाव में हार हमारी हुई, मैं उसको कांग्रेस पार्टी की हार नहीं मानता। हमने कहीं कोई कमी छोड़ी होगी, कोई विश्वास जीतने में कमी रही होगी, इसीलिए वो चुनाव हार गया। आने वाला समय है, फिर जनता के बीच में है। मैं नहीं समझता कि आप लोगों के साथ रहेंगे तो आपको अवसर मिलेगा। मैं घर से तो विधायक बनकर नहीं आया था। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक विधायक बना दिया। जिस उम्र में विधायक बनाया, जिस उम्र में पहली बार विधानसभा का टिकट दिया था, मैंने कहा अच्छे लोग, विचारों की उम्र खत्म हो गई, लेकिन पार्षद का भी टिकट नहीं मिला। मैं तो विधानसभा की टिकट कम उम्र में पा गया, संगठन के बड़े बड़े पदों में कम उम्र में आ गया, सरकार में भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनकर, संसदीय सचिव बनकर, बड़े विभाग में, पीडब्ल्यूडी, होम, जेल, पर्यटन, ये बड़े विभाग में कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया, कांग्रेस की लीडरशिप ने विश्वास किया और दिया। जब आप विपक्ष में थे तो इसी विभाग के खिलाफ बड़े आंदोलन आपने किए थे, और हम देखते थे कि आपका जब भी आंदोलन होता था ना सड़क में, तो एक रचनात्मकता होती थी, क्रिएटिव होती थी। तो किस तरह से रूपरेखा तैयार करते थे आंदोलनों की आप? देखिए, आंदोलन आप अपने लिए नहीं, समस्याओं को लेकर, जनहित के मामलों को लेकर आप आंदोलन करते हैं। तो जब तक उनसे कनेक्टिविटी नहीं होगी जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पब्लिक को अवेयर करना है या पब्लिक को जागरूक करना है, तो आपको अलग अलग तरीके से, आपको प्रोटेस्ट के तरीकों को बदलना होगा। और हमने जो समय की डिमांड है उसी पर काम किया।
हम कोई भी ऐसा काम नहीं किए जो राजनीति में जिसको गलत तरीके से कहा जाता है। हमने काम लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को जैसे रखना है, उसी ताकत से अपनी आवाज़ को रखा, अलग-अलग तरीके से आंदोलन करके, कई माँगों को हमारे आंदोलन के कारण कई सारी चीज़ें सॉल्व हुई, कई सारी चीज़ों की हमने लड़ाई लड़ी, कई मुद्दों पर हमने लड़ाई लड़ी, जो मुद्दा खत्म हुआ। ये सुंदरनगर टोल प्लाज़ा का मामला था। लड़ाई लड़ी, बड़े-बड़े लोगों ने कहा इसमें हम मेहनत मत करो, ये टोल प्लाज़ा यहाँ से हटेगा नहीं, वो टोल प्लाज़ा को हटा के रहे। यही माध्यमिक शिक्षा मंडल स्कूल के परिणाम आते थे, लोग कहते थे कि इस परिणाम के लिए लड़ाई मत लड़ो, कुछ व्यक्तिगत संस्था के लोगों को मेरिट सूची में लाया जाता था। हम लड़ाई लड़े, उसका परिणाम मिला। पीएससी की लड़ाई लड़ी, अंत तक गए, परिणाम मिला। बिजली बिल को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, अलग-अलग तरीके से जो लड़ाई लड़ी और उसके लिए मेहनत की तो उसका परिणाम भी आया। तो मैं ये समझता हूँ कि आप समय रहने पर लोगों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी आवाज़ को उठाएँगे, तो आने वाले समय में उसका लाभ आपको मिलेगा। ये मत सोचिए कि इसका लाभ आपको कब मिलेगा, लेकिन आप काम करिए और छोड़ दीजिए, आपको कभी न कभी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। 2017 की बात है, उस समय मैं भी रिपोर्टिंग में था और मुझे याद है कि रमन सरकार ने एक फैसला लिया था कि जितनी भी छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें हाईवे किनारे संचालित हैं, उन्हें शहर में शिफ्ट कर दिया जाए। तर्क ये दिया गया था कि बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं, तो शहर में शिफ्ट किया गया। लाखे नगर में एक शराब दुकान खोली गई बीच चौक में। आप वहां पहुंचे एक नेता की तस्वीर के साथ और आप अड़ गए कि मैं इनकी फोटो यहाँ लगाऊंगा और अमुक नेता के नाम से इस चौक का नामकरण कर दूंगा। तो क्या उसके बाद किसी तरह का दबाव आपके ऊपर आया? देखिए, दबाव तो सरकार, जो सत्ता पक्ष में जो लोग रहते हैं वो तो दबाव डालते हैं। वो तो अलग-अलग तरीके से आपको प्रेशराइज़ करते हैं, थाने में आपके नाम से एफआईआर करेंगे और किया भी है। शराब को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो शराब को लेकर चुनाव से पहले शराबबंदी की बात करते थे। लेकिन सरकार ने प्राइवेट ठेका खत्म करके खुद सरकार एजेंसी चलाकर शराब बेचने का काम कर रही थी। शहर में जिस रफ्तार से शराबियों की संख्या बढ़ रही थी, जिस रफ्तार से शराब दुकानों की संख्या बढ़ रही थी, उस पर लड़ाई कोई बोलने वाला तो होना चाहिए। उसकी लड़ाई हमने लड़ा, उसकी लड़ाई लड़ी और हमने तो जो शराब की कंपनी के नाम होते हैं वो मंत्रियों के नाम से रखा कि ये बृजमोहन अग्रवाल जी का शराब है, ये राजेश मूणत जी का, रमन सिंह जी का, सबके नाम से रखा। देखिए, जो मूवमेंट, जो आंदोलन हमने चलाया वो जनहित के मुद्दों पर, इस प्रदेश की भलाई, जनता की भलाई के लिए चलाया और उसका फायदा मिला है। उसको, जनता को भी फायदा मिला, शराब दुकानें भी बंद हुई और लोगों के बीच में जिस मुद्दे को लेकर हम गए, वो मुद्दे पर भी लोग चर्चा करते हैं। तो मैं समझता हूँ उसका फायदा हमको राजनीति में भी मिला और व्यक्तिगत भी मिला। लोगों के लिए भी हम कह सकते हैं एक अच्छा विषय वो रहा कि उनकी समस्या का समाधान हुआ जैसा वो चाहते थे कि शराब दुकानें यहाँ नहीं खोली जाए। इसके बाद आया साल 2018 और हमने देखा कि जब स्काई वॉक का भव्य निर्माण रायपुर में किया जा रहा था तो विकास उपाध्याय जी उसके नीचे धरने पर बैठ गए। स्काई वॉक का विरोध शुरू से ही कांग्रेस का एक मुख्य मुद्दा रहा है, आप मानते हैं, और आज भी है? देखिए, स्काई वॉक का मुद्दा कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस पार्टी तो जनहित के मुद्दों पर। क्योंकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राजनीतिक विषय है ये। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस भी मुद्दे पर बात करती है वो कांग्रेस पार्टी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। स्काई वॉक की आवश्यकता नहीं थी। ये बात वहाँ के व्यापारी, वहाँ पर रहने वाले लोग और तमाम प्रकार के लोग ये बात को कह रहे थे कि यहाँ स्काई वॉक की जरूरत नहीं है। यहाँ तो फ्लाईओवर बनना था राजकुमार कॉलेज से तेलीबांधा थाना तक। स्काई वॉक एक नेता की जिद में, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए एक कैबिनेट मंत्री ने बड़ा पैसा अपने विभाग का लगवा दिया और एक स्काई वॉक एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी जो जब तक ना आपको निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा। आज उस स्काई वॉक की आवश्यकता नहीं है। उस स्काई वॉक पे जितना पैसा लग गया और जितना पैसा लग रहा है, उतने पैसे में इस रायपुर राजधानी के 70 वार्ड हैं, वो 70 वार्डों में पैसा बांट देते तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन सिर्फ जिद में उस स्काई वॉक का निर्माण हो रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमने विरोध किया, जनता ने विरोध किया, लोग कोर्ट में गए, पीआईएल लगाया, सब तरीके से वहाँ के ठेकेदार भग गए, अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार उसमें हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी फिर जिद में उसको चालू कर रही है। आप देख लीजिए कितने कैसी स्थिति में हैं।
जो पुराना सामान लगाया हुआ है, जो पानी खा लिया, जंग खा लिया, धूप गर्मी खा लिया, वो कभी भी गिर जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन गिरेगा 100%। देखिए वो मजबूत, वो उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। उस समय के इंजीनियर ने, उस समय के विभाग के लोगों ने कैसी क्या जानकारी दे दी कि 5 लाख लोग वहां से पैदल चलते हैं। वो तो झूठ जानकारी है। आज 20 मीटर भी अगर आदमी को जाना है तो वो चाहता है कार से जाऊं, मोटरसाइकिल से जाऊं। 20 फीट ऊपर चढ़ के कौन आपको सीढ़ियां चढ़ के स्काई वॉक पर चलेगा? तो भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरीके से कैसे भ्रष्टाचार के नई नई योजना लाकर उसमें पैसा खाना है, वो उनका अपना तरीका, और जिद में भारतीय जनता पार्टी ने काम को किया है। जिद में हुआ है काम, और अभी जो काम होगा वो भी जिद में होगा, आप मानते हैं? देखिए उसकी आवश्यकता नहीं है। जी। दबी जबान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस पर चर्चा करेंगे, उनके जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, वो भी इस बात को कहेंगे कि ये जिद में बन रहा है। तो सरकार जनता, जो टैक्स का पैसा जनता से हम सरकार को देते हैं, सरकार उससे चलती है। ये जनता की गाढ़ी कमाई टैक्स के पैसे है, सरकार का पैसा है। इसको किसी व्यक्ति विशेष की जिद के कारण खराब करना, ये मैं नहीं समझता ये उचित है। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पर हम इस पॉडकास्ट को भी कर रहे हैं, वहां पर भी क्या आप मानते हैं, क्योंकि जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने ही कहा कि किसी की जिद थी, इस वजह से चौपाटी हटाई, आज आप देखेंगे जहां हमारा सेटअप इसके बगल में ही वो ठेले खड़े हैं, शुरू नहीं हो पा रहे, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपोगेंडा करने में माहिर हैं। फूड कोर्ट यूथ हब बनने का एक बड़ा प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के माध्यम से बीजेपी की ही सरकार में आया था, जिसमें एक बड़ा पैसा जो आरडी तिवारी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी के कैंपस तक बनना था। उसमें लाइब्रेरी भी बनना था, उसमें फूड कोर्ट का भी स्कोप था, उसमें वेंडिंग जोन का भी स्कोप था, उसमें स्टडी जोन का भी एक स्कोप था, लाइब्रेरी, सब अलग अलग तरीके से, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी स्कोप था। उसके लिए एक बड़ा पैसा दिया गया था। उसी प्रोविजन में इस फूड कोर्ट का निर्माण हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इसको चौपाटी दे दी। चौपाटी तो तेलीबांधा में है, चौपाटी तो मोती बाग में है, उसको चौपाटी कहते हैं। चौपाटी जो एमजी रोड में चलती है वो चौपाटी है। ये तो स्टेबल दुकानें हैं जो नगर निगम ने टेंडर करके एक कोड करके एक कंपनी को दिया। हाँ, स्टॉल लगते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, यहाँ के जीती नेता, वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं। उनको मालूम नहीं है कि यूनिवर्सिटी में आप यहाँ से दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, आपको फूड कोर्ट मिलेगा। यूनिवर्सिटीज कैंपस में आपको फूड कोर्ट मिलेगा। इस पूरे एरिया में यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल्स हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज है, हॉस्टल्स हैं, साइंस कॉलेज है, हॉस्टल है, एनआईटी है, हॉस्टल है, संस्कृत कॉलेज है, हॉस्टल है। ये एक एजुकेशनल हब है। यहाँ बच्चे हॉस्टल में बाहर से आके पढ़ते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। जो एनआईटी में पढ़ने वाला जो एनआईटी में जिसका एडमिशन होता है, उसको 24 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है। उसको पढ़ाई के लिए तो सब व्यवस्था है, खाने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसके माध्यम से उसको खाने की अच्छी व्यवस्था मिली, कम पैसे में उसको अच्छी व्यवस्था मिली। साइंस कॉलेज के हॉस्टल के लोगों को, यहाँ जितने लोग आते थे, ये सब यंग लोग, स्टूडेंट लोग आते थे। पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज दिया कि यहाँ सट्टा चलेगा, यहाँ महिलाओं की आबरू लूटी जाएगी, यहाँ जुआ होगा, यहाँ नशा बिकेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बड़ा स्पॉट बना था। भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया। इनके मंत्री जो अभी वर्तमान के विधायक हैं, पूर्व मंत्री, जिद में, उनकी जिद थी, उस जिद को सरकार का लगा हुआ 9 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा, 9 करोड़ के पैसे के साथ साथ जो दुकानें यहाँ चल रही थी, उन दुकानदारों का घर परिवार, उनके नौकर चाकर उस रोजगार से जुड़े थे, उन सब का रोजगार छीना गया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता की जिद के कारण हो रहा है। और यहाँ लाकर आपके ऑफिस के सामने जो जगह बनाई, कितने दिन हो गए वहां वो व्यवस्था हो गई, वो व्यवस्था कभी नहीं हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो जिद में सब चीजों को खराब करने का प्रयास ठान लिया है। और सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनके हर जिद में इन्वॉल्व हैं। मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, रमन सिंह इन्वॉल्व है, सभी तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और एक बना बनाया काम, ये रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं।
काम तो दे नहीं पा रहे हैं। जो बना बनाया काम था उसको उजाड़ दिया। शहरों में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि एक तो ट्रैफिक जैम की समस्या बहुत है। हालाँकि यहाँ पे ये एक चीज़ थी कि आप सही कह रहे हैं कि ट्रैफिक पार्किंग के लिए अलग से एक स्पॉट उन्होंने बनाया था जिसके बाहर दायरे में गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती थी। दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जाता था कि एजुकेशन हब है जैसा आप भी बोल रहे हैं, तो सिर्फ़ पढ़ाई से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए इसलिए नालंदा परिसर 2.0 यहाँ पर आया। ये पार्टी का तर्क है, इसे आप कैसे देखते देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो झूठ प्रोपेगेंडा किया है। सेंट्रल लाइब्रेरी, नालंदा लाइब्रेरी, और नालंदा बनाना है तो उसका प्रमाइसेस वहां पर है, वहां जगह खाली थी, वहां बनना था। हाईवे से ये बड़ा रोड है, रोड से लगा हुआ कौन लाइब्रेरी बनाता है? कभी आपने सुना है कोई रोड से लगी हुई लाइब्रेरी है? मैंने कहा, क्या कहा, यहाँ के जो विधायक हैं ये 8th पास हैं, इससे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उनको मालूम नहीं है, पहले ये फूड कोर्ट जब था ये दलील देते थे कि हम स्पोर्ट्स खेल ग्राउंड की जमीन को खा गए, वहां पर खेल का मैदान था उसको हमने छोटा कर दिया। और अब जहां जिस साइंस कॉलेज मैदान में 12 महीने प्रदर्शनी लगती है, 12 महीने जलसे होते हैं, वहां पर लाइब्रेरी चलेगी? वहां साउंड लगता है, वहां मीना बाजार लगता है, वहां अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी लगती है, कभी वहां पर राज्य उत्सव होता है, कभी वहां विश्व आदिवासी सम्मेलन होता है। अलग अलग तरीके से उस साइंस कॉलेज में जो भी सरकार आएगी वो आयोजन वहां करती है। क्या उस स्थिति में यहाँ लाइब्रेरी चलाना ठीक है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ प्रोपेगेंडा किया है। पैसा आपको लाइब्रेरी बनाना है, बनाइए, अच्छी है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्पेस है। रोड में आपको नालंदा लाइब्रेरी कहाँ से आप दूसरी लाइब्रेरी बना देंगे? ये फिजिबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिद में 9 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, बनी बनाई चीज को उखाड़ कर फेंक दिया, लोगों के रोजगार छीन लिए, अब लोगों के सामने बेनकाब हो गए हैं। जनता गाली बक रही है, जनता इनको बोल रही है, इसीलिए ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि अभी आप देखिए जो लाइब्रेरी बना रहे हैं उसके लिए मैदान की जगह को ले लिया है। जिस मैदान की दुहाई देते थे आंदोलन में बैठ के कि मैदान के एरिया को कम कर दिया, मैदान के एरिया को कम कर दिया, हम जब फूड कोर्ट बना रहे थे तो उस डेड रोड पर फूड कोर्ट बनाया। मैदान की 1 इंच जमीन नहीं थी, मैदान की 1 इंच जमीन को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की नेता की जिद के कारण जो फूड कोर्ट, जो लाइब्रेरी बन रही है, उसको जाकर तो देखिए आप, सिर्फ जिद में बर्बाद कर दिया। पश्चिम विधानसभा में एक ये विषय तो है, लेकिन इसके अलावा और कौन से ऐसे अहम विषय आप देखते हैं जिस पर अभी संज्ञान लेने की दरकार है और ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस विधानसभा में? देखिए, पश्चिम विधानसभा एक डेंस पॉपुलेशन वाला विधानसभा है। मूलभूत जो समस्या है, रोड, सड़क, नाली, बिजली, इसकी बड़ी समस्या थी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक यहाँ थे, अभी जो वर्तमान में, वो 15 साल कैबिनेट मंत्री थे। पीडब्ल्यूडी, नगरीय प्रशासन, हाउसिंग, तकरीबन हाउसिंग बोर्ड की बहुत सारी कॉलोनियां इस विधानसभा में हैं। हाउसिंग बोर्ड के मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, लेकिन जो मूलभूत समस्या है उनको सॉल्यूशन नहीं किया। इसी रायपुर राजधानी में डीडी नगर बगल में है, गंदे पानी के पीने से लोगों की पीलिया से मौत हुई थी, आपको याद होगा। यही रायपुर राजधानी, यही पश्चिम विधानसभा है जहां अलग अलग एरिया में पीलिया की बीमारी फैली थी। 5 साल हमारी सरकार थी, हमने कोशिश करने का प्रयास किया, नल की पाइपलाइन की व्यवस्था की, पानी पहुंचाने का काम किया। आज पश्चिम विधानसभा में मैं नहीं समझता कि टैंकरों से पानी कहीं जाता होगा, कहीं एक आध जगह जाता होगा तो जाता होगा। हमने व्यवस्था की, 4-4, 5-5 टंकियों को बनाने का काम किया। मूलभूत समस्या का समाधान करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता मूलभूत समस्या को छोड़ अपने जिद के कारण जो उनको समझ में आया उन्होंने किया। भाई, अगर मूलभूत उसके साथ आप तो कई प्रकार के विभाग के मंत्री थे, हाउसिंग बोर्ड के मकानों की क्या स्थिति जाकर देखिए, लोग रो रहे हैं, एनओसी नहीं मिल रहा है बेचने के लिए। अगर उसके ऊपर और फ्लोर बनाना है तो उसके लिए एनओसी नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बर्बाद कर दिया। अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से कोई मकान बनाता है बहुत उम्मीद के साथ, अगर उसके घर के बाहर रोड नहीं होगी, उसके बरसात में उसके घरों में घुटनों तक पानी घुसेगा, तो वो क्या करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। हमने लोगों के बीच में जाकर उस बात को समझा। हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हम मकान के दुख और दर्द को समझते हैं। जहां आप रहते हो वहां साफ सफाई की व्यवस्था को समझते हैं। हम उन चीजों से लड़कर यहाँ पर आए हैं, तो जब आपको अवसर मिला है तो उसको पूरा करना चाहिए।
हमने प्रयास किया, हमारे को जितना अवसर मिला प्रयास किया, और आने वाले समय में अवसर मिलेगा और अच्छा काम करेंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि पश्चिम विधानसभा में इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छा खड़ा किया है, तो क्या आप मानते हैं कि वाकई डेवलपमेंट तो हुआ है विधानसभा में? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, डेवलपमेंट मतलब स्काई वॉक नहीं है। डेवलपमेंट मतलब जो बेसिक डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। रायपुर राजधानी है, आप तो 4-4 विभाग के बड़े मंत्री थे, जो चाहते आप वो होता, और आपके मुख्यमंत्री ने आपको ऐसे फ्री हैंड भी दिया था। फिर आप चुनाव क्यों हार गए? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको मौका मिलेगा वो काम करेगा। 5 साल मुझको अवसर मिला, मैंने कहा ना, 4 टंकी पानी टंकी नहीं बनाई, सब रोड एक-एक कंक्रीट रोड बनाई है। ये आपके ऑफिस के सामने से एक रोड गई है, ये 8 करोड़ में रोड बनाया था, हम 8 करोड़ में इस रोड को पास कराए थे। 5 करोड़ रुपया लग गया है, उस ठेकेदार को बोल के, उसको डांट के, चमका के उसका टेंडर वापस करा दिया। वो रोड को काम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक एक रोड दूसरे गांव से जुड़ती है। ये सरोना, ये डूमर तालाब से ये रोड जुड़ती थी, इसमें किसी का व्यक्तिगत फायदा नहीं है। अपनी जिद के कारण इस रोड को बंद कर दिया। तो ये कहाँ की कहाँ का दिमाग है, ये भगवान जानता है। जो काम चल रहे थे उनको कैसे रुकवा दोगे आप? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने खोला, स्वामी आत्मानंद कॉलेज खोला, आप हमर अस्पताल, पीएससी से लेके ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य के केंद्र को हमने खोला। आयुर्वेदिक कॉलेज में जाइए, आज हॉस्पिटल को देखिए, लोगों को मेकाहारा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यही अस्पताल में काम हो जाता है। वो शायद ओवरब्रिज अंडरब्रिज की बात कर रहे हैं, गुड़ियारी अंडरब्रिज, इधर आरके मॉल वाला ओवरब्रिज, जो तमाम चीजें बनी हैं। मैंने आपको कहा, समय की डिमांड जो रहेगी, जो जनप्रतिनिधि रहेगा वो इस डिमांड को करेगा। रोड चौड़ीकरण की जहां जरूरत है वहां रोड चौड़ीकरण होगा। उनको वो सौभाग्यशाली है, 15 साल अवसर मिला है, और विभाग के मंत्री थे, हम तो 5 साल हमने काम किया। उस 5 साल में भी जितना 15 साल के बेसिक काम को उन्होंने नहीं किया, उस काम को हमने किया है। मैं किसी के काम दिखता है उसके बारे में अगर मैं बोलूंगा कि ये काम खराब है, तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो काम होना है वो काम आपने किया नहीं। बड़े बड़े डेवलपमेंट का आप नाम लेते हैं, भ्रष्टाचार करना है बड़ा, इसलिए बड़े डेवलपमेंट को आप दिखाने की बात करते हैं। भाई, बड़ा डेवलपमेंट होगा, अब छोटे गली मोहल्लों में रोड बनाओगे, आपके पीछे में शुक्ला वार्ड है, आपके इस बंगले के इस ऑफिस के पीछे, वहां रोड नाली बनाओगे तो आपको कमीशन थोड़ा मिलेगा, वहां तो जनहित का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट सिर्फ भ्रष्टाचार है। कभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे मिलते हैं, चर्चा होती है? हम राजनीति में हम तो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। चुनाव का समय है, 100% मुलाकात होती है और अच्छी बात होती है, हेल्दी बात करते हैं। अभी मेरे से उम्र में, मेरे प्रोफेशन में बड़े हैं, मैं मिलता हूं तो झुक के ही नमस्कार करता हूँ। मैं कभी भी एटीट्यूड में या ईगो में रहकर बात नहीं किया कि हम चुनाव लड़े हैं आपस में। ये हमने तो ऐसा नहीं सीखा है। मैं तो उनके साथ बहुत सरलता के साथ और सभ्यता के साथ मिलता हूँ। लेकिन अब आगे क्या, आने वाले समय में क्या देखते हैं? क्या फिर से चुनौती देंगे इस विधानसभा से? इस विधानसभा चुनाव में काम करने का अवसर मिला और मैं धन्यवाद इस विधानसभा की जनता को देता हूँ। फिर मौका मिलेगा, फिर काम करेंगे, लोगों की मदद करने के लिए खड़े होंगे। लोकतंत्र में तो चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाना है, जाएंगे। बिल्कुल। 5 साल तो आपने काम किया, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज जो अभी भी आपको मलालो कि अगर थोड़ा सा और समय मिलता तो इसे भी पूरी कर देता मैं? देखिए, कम से कम किसी को भी कोई जनप्रतिनिधि बनता है तो कम से कम 2 टर्म चाहिए। तो क्या होता है, जो प्लानिंग आप करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। आपकी जो सोच होती है, आप जिस प्रकार से काम करने का प्लानिंग करते हैं, उसको कम से कम इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 2 टर्म की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ उससे आप जो बेसिक रूप से जो काम करना चाहते हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। 5 साल तो आप सरकार में रहे और विधायक रहे, लेकिन इसके बाद जब से 2023 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक बार फिर से आपको विपक्ष में रहने का अवसर मिला है। क्या देखते हैं कि अभी तक जो सरकार का कार्यकाल जिस दिशा में जा रहा है, क्या वो बेहतर है या फिर कुछ और अच्छा कर सकती है सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है, लुभावने वादे किए, संकल्प पत्र दिया और उस पर बात कही।
अब जनता उनको खोज रही है। आप आज जनता में नहीं है वो। आज जनता पछता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट क्यों दिया। कल चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली। ऐसी स्थिति, किसान को झूठ बोला, युवाओं महिला बहनों को झूठ बोला, और झूठ बोलकर सत्ता में आने वाले लोग, आप राजनीति में एक बार झूठ बोल सकते हो, 2 बार बोल सकते हो, बार बार बोल के सफल नहीं हो पाओगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। आने वाले समय में मुश्किल होगा, मतलब सत्ता में वापसी करना। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो प्रदेश की ये कह रही कि जो सदन में आपका रुख था कांग्रेस पार्टी का, आपने महिलाओं से आरक्षण संबंधित विधेयक को पास नहीं होने दिया, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। कांग्रेस पार्टी को अगर महिला आरक्षण बिल के विरोध करने की बात करती है तो ये पूरा देश और दुनिया इस बात को जानता है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं, भागीदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज सिस्टम चालू किया और पंचायती राज में 33% भागीदारी। अगर 100 लोग चुनाव लड़ेंगे तो 70-77 लोग पुरुष होंगे और 33 महिलाएं होंगी। पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, ये सब निकल कर उस समय आए। प्रदेश के कई मंत्री हैं, कई प्रदेशों में मंत्री हैं महिला बहनें, कई प्रदेशों की मुख्यमंत्री हैं, और तो और देश में भी केंद्र मंत्री के रूप में, प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री के रूप में महिलाओं को भागीदारी दी कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए तो भाई दिल्ली की अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं आज जो रेखा गुप्ता जी, ये पार्षद थी। महिला आरक्षण, महिलाओं की भागीदारी नहीं होती, वो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं होती, तो वो मुख्यमंत्री बन जाती। आज भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं लक्ष्मी वर्मा जी, जिला पंचायत की सदस्य थी। अगर महिलाओं की भागीदारी नहीं होती, राजीव गांधी जी ने 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करती, तो जिला पंचायत सदस्य बन जाती, आज राज्यसभा सदस्य हैं। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने में कांग्रेस पार्टी ने अग्रिम पंक्ति में काम किया है। 2017 में सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा था, 2018 में राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा था, और 2023 में जब महिला बिल सदन में आया तो सर्वसम्मति से सब लोगों ने एक मत से उसको सपोर्ट किया। कसम खा के कह दे, अरुण साहू जी को देखा था अभी मैंने 3 दिन पहले, महिला आक्रोश रैली में आगे चल रहे थे मुख्यमंत्री के साथ। वो 2023 में सदन के सदस्य थे लोकसभा। संविधान की किताब पर हाथ रख के, रामचरितमानस पे हाथ रख के कसम खा ले कि सर्वसम्मति से 2023 में महिला बिल पास हुआ था कि नहीं, आरक्षण बिल अगर हुआ था, और उस समय इसकी वाहवाही वो लूट रहे थे। मोदी जी ने गुजरात में रैलियां कर दी और वाहवाही लूटने का काम किया, लेकिन जब उनको 543 सांसद में आरक्षित 33% करना था तो भारतीय जनता पार्टी नहीं की। अब डिलिमिटेशन और परिसीमन को महिला बिल से जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का प्रयास। परिसीमन का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का कभी विरोध नहीं किया। हम तो उसके पक्षधर हैं, हम तो उसके हितैषी हैं, और हम आज भी आप देख लीजिए कितनी सांसद, महिला सांसद कांग्रेस पार्टी की महिला हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रतिशत सांसद पुरुष हैं और कितने प्रतिशत उसमें महिला है, उसको आप निकालेंगे तो कांग्रेस पार्टी से पीछे है। हमने तो प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला दी, हमने सेंट्रल में मिनिस्टर कई महिलाओं को मंत्री बनाया। यहाँ तक कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन करके बनाया था, प्रतिभा पाटिल जी को। कांग्रेस पार्टी की पहली महिला, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तो पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी जनता के पास में एक्सपोज हो चुकी है और विशेष सत्र बुलाने की बात कर रही है, निंदा प्रस्ताव लेके आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में है, उनके मुख्यमंत्री को तो इसको मुख्य धारा से, ये मूल मुद्दा उनके हाथ में, इसको मुद्दा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही देखने को मिलेगा, जो महिला आरक्षण पर कांग्रेस को पोर्ट्रे किया जाता है।
लगभग सभी बातें तो हो चुकी है विकास जी। एक बड़ा सवाल तो यही है कि आने वाले समय में क्या कार्य योजना आपने बनाई है? किस तरह से रूपरेखा आपने अपने कामों को लेकर तैयार की है? और कैसे इसे जनता के बीच लेकर आप जाएँगे? देखिए, रूपरेखा या ये कार्य योजना हमारी नहीं, कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी लगातार इस देश में भाईचारे और एकता की बात को करते हुए पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी कर रहे हैं। हम जिस प्रकार का वातावरण आज देश का बना हुआ है, उन परिस्थितियों में लोगों के बीच में मतभेद और मनभेद मत हो, धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इस प्रकार की प्रोपोगंडा करती है। हम उसमें कैसे अपनी भागीदारी, कैसे इसको सेट करेंगे, उसकी जिम्मेदारी करना है। और जो सरकार चल रही है, सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, जो वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया, डट कर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वादा पूरा कर दिया तो ठीक है, नहीं तो सड़क पर हम रहेंगे, आंदोलन रहेगा, लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आने वाला समय है, पहले भी सेवा किया है, सेवा करने का अवसर मिलेगा, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो राजनीति एक सेवा है और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से योजनाओं पर काम करेंगे कि कैसे जनता के बीच लेकर के जाना है, चाहे सरकार की नाकामियां हो या फिर अपने शासनकाल की उपलब्धियां। बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए, थैंक यू। आपके राजनीतिक जीवन के लिए कि जो सोपान आपने तय किया है निश्चित तौर पर आप उन्हें पूरा भी कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में समय देने के लिए।